अस्पताल के उस सफेद कमरे में फैली खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपनी पलकों के झपकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मेरी नजरें छत पर लगे उस पुराने पंखे पर पड़ी जो अपनी पूरी रफ्तार से घूम रहा था। मगर मुझे महसूस हो रहा था जैसे सृष्टि की हर चीज थम गई है। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे धमनियों में रक्त के बजाय बर्फ बह रही हो। निर्बलता इतनी अधिक थी कि मैं अपना हाथ तक हिलाने में असमर्थ थी। कुछ देर बाद एक नर्स कमरे में आई। उसके कदमों की चाप मेरे दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी करुणा थी, ऐसी सहानुभूति जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। वह मेरे बिस्तर के पास आई, झुकी और अत्यंत कांपती आवाज में बोली, राधिका जी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। डॉक्टरों की पूरी टीम लगी रही। मगर शायद भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। ये शब्द सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में दहकता हुआ कोयला रख दिया हो। एक क्षण के लिए तो मेरा हृदय जैसे रुक ही गया था। ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर से मेरी आत्मा को किसी निर्दयी शिकारी ने खींचकर अलग कर दिया हो। मेरा मस्तिष्क सुन्न हो गया, विचारों की भीड़ थम गई और मैंने शून्य नजरों से इधर उधर देखना शुरू किया। मेरी नजर जब कमरे के कोने में पड़ी तो वहां विक्रम खड़ा था। विक्रम, मेरा पति, जिसके स्वरूप से मुझे सदैव भय लगता था। उस समय उसके हाथों में एक छोटा सा श्वेत वस्त्र में लिपटा हुआ अस्तित्व था। वह मेरा बच्चा था, मेरा पुत्र, जो इस संसार में आकर भी न आ सका। मगर विक्रम का अंदाज देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी सी दौड़ गई। वह शोकाकुल नहीं था, वह रो नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक उन्मत्त मुस्कान थी और वह अस्पताल के गलियारे में उपस्थित लोगों में मिठाई बांट रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह भागता हुआ मेरी ओर आया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी सामान्य मनुष्य की नहीं हो सकती। वह बोला, बधाई हो राधिका, तुमने पुत्र को जन्म दिया है। देखो ये कितना सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। ये थोड़ा सो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। ये मेरा बेटा है, मैं इसका अंतिम संस्कार कदापि नहीं करूंगा। ये हमारे साथ घर जाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। मैंने रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, विक्रम, होश में आओ, वह सांस नहीं ले रहा, वह मर चुका है। मगर विक्रम ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने बलपूर्वक बच्चे का चेहरा मेरे सामने किया। वह बच्चा, वह वास्तव में मेरी प्रतिकृति था। उसकी रंगत बिल्कुल गौर वर्ण थी, छोटी सी नाक और वह कोमल होंठ जो अब कभी हिलने वाले नहीं थे। उसे देखकर मेरे दिल पर जैसे वज्रपात हुआ और मैं फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम भी मेरे साथ बैठकर रोने लगा, लेकिन उसके रोने में एक अजीब सी हट थी। वह बार बार एक ही रट लगाए जा रहा था, राधिका, रोने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा बेटा है, ये हमारे घर जाएगा और हमारे साथ ही रहेगा। भाग दो। अतीत की कड़वाहट और पंडित जी का भय, विक्रम की इस हठ ने मुझे मेरे अतीत के उन दिनों में पहुंचा दिया जब मैं अपने पिताजी के घर में एक कैदी की भांति जीवन व्यतीत कर रही थी। मैं जब होश संभाल रही थी, तभी से मुझे संगीत, नृत्य और स्वप्नों का संसार प्रिय था। मुझे स्मरण है जब मैं घर के बड़े दर्पण के सम्मुख खड़ी होकर और किसी नायिका की तरह नाचने का प्रयास करती और साथ ही वे गीत गुनगुनाती जो मैं पड़ोस के घर से सुनकर आती थी। एक दिन मैं इसी तरह अपनी धुन में मग्न थी कि माताजी अचानक कमरे में आ गईं। मैंने दर्पण में उनका प्रतिबिंब देखा तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, माताजी ने अपनी चप्पल उतारी और हवाई फायरिंग की तरह मेरी तरफ उछाल दी। निशाना इतना सटीक था कि चप्पल सीधे मेरी कमर पर धप से लगी। आह! माताजी! मैं पीड़ा से कराह उठी। माताजी कठोर तेवरों से मुझे देख रही थी। आज आने दो पंडित जी को, तुम्हारे ये चंचल अंदाज वो क्षण भर में ठीक कर देंगे। लज्जा नहीं आती? पंडित की पुत्री होकर यह नाच गाना। पंडित जी यानी मेरे पिता, या जिनका नाम सुनकर ही पूरे मोहल्ले के बच्चे सहम जाते थे। वे एक अत्यंत कुलीन मगर बहुत ही कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे।
वे मोहल्ले के मंदिर के मुख्य पुजारी थे और उन्होंने धर्म के हर नियम को घर में लोहे की बेड़ी बनाकर लागू किया हुआ था। मैं एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। मेरा मानना था कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा जोखा स्वयं देना है। तो फिर ये बंधन क्यों? मगर पंडित जी तो हमारे घर के हिटलर थे। मुझे उपन्यास पढ़ने का जुनून था, मगर हमारे घर में उपन्यास लाना किसी वर्जित वस्तु से कम न था। मैं अपनी सहेलियों से उपन्यास मांगकर लाती और उन्हें पाठ्य पुस्तकों के भीतर छिपाकर पढ़ती। जब उपन्यास में किसी लंबे क्लीन शेव नायक का वर्णन आता तो मैं सोचती कि क्या कभी मेरे जीवन में भी ऐसा कोई नायक आएगा? क्या मेरे भाग्य में भी सुख लिखा है? दिन बीतते गए और पिताजी की सख्ती की छाया में मेरी युवावस्था ने दस्तक दी। माताजी ने एक दिन रसोई में काम करते हुए बहुत धीमे से मुझे बताया, राधिका, पिताजी ने तुम्हारे लिए वर चुन लिया है। वे पिताजी के कोई पुराने परिचित हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं। पिताजी कह रहे थे कि लड़का बहुत ही सुलझा हुआ और धनवान है। अब बस 1-2 सप्ताह की बात है, फिर तुम अपने घर की हो जाओगी। यह सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैंने सोचा कि चलो, कम से कम इस कारागार से तो मुक्ति मिलेगी। मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि अब मेरा राजकुमार मुझे लेने आ रहा है। मैंने उन 2 हफ्तों में ऐसे ऐसे सपने बुने जिनकी ताबीर शायद किसी परियों की कहानी में भी न हो। माताजी मुझे अक्सर अपने पास बिठाकर समझाती, राधिका, ससुराल में अपनी वाणी पर संयम रखना। वहां पंडित जी का रौब नहीं चलेगा। वहां तुम्हारी परवरिश की परीक्षा होगी। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी किसी भूल से पिताजी की पगड़ी उछले। मैं उनकी बातों पर सिर हिला देती, मगर मेरा मस्तिष्क तो सिर्फ उस नायक के कल्पना में खोया था जो सफेद घोड़े पर सवार मुझे लेने आएगा। अंततः विवाह का दिन आ गया। पिताजी के साधन सीमित थे, मगर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के लिए हर संभव प्रयास किया। बारात बहुत संक्षिप्त थी, जैसा कि विक्रम की इच्छा थी। मैंने जब लाल रंग का जोड़ा पहना और आभूषणों से सजी तो दर्पण में स्वयं को देखकर सोचा कि आज मेरे नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। विदाई के समय माताजी ने मेरे हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, बेटी, अपना घर बसाना, हमें लज्जित न करना। पिताजी की आंखें भी नम थीं, मगर उनकी चुप्पी हमेशा की तरह गरिमापूर्ण थी। विदाई के बाद जब मैं विक्रम के घर पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह मकान नहीं, एक राजमहल था। बड़ी बड़ी सीढ़ियां, जो बहुमूल्य झाड़ फानूस और हर तरफ नौकर चाकर। मुझे एक सजे धजे कक्ष में बिठा दिया गया। कमरे में उपस्थित गुलाब के फूलों की सुगंध से मेरा सिर चकराने लगा। मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर जिज्ञासावश अपना घूंघट थोड़ा सा उठाकर कमरे का जायजा लिया। हर चीज शाही थी। तभी द्वार खुलने की ध्वनि आई। मेरे हृदय की धड़कनें इतनी तीव्र हो गईं कि मुझे अपने कानों में सुनाई देने लगी। भारी कदमों की आहट निकट आती गई और फिर कोई मेरे समीप आकर बिस्तर पर बैठ गया। मैंने लज्जा से आंखें झुका ली। मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि अब मेरा नायक मुझसे बात करेगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे सामने हीरे की एक अंगूठी रखी। लेकिन जैसे ही मेरी दृष्टि उसके हाथ पर पड़ी, मेरी मुस्कान वहीं जम गई। वह हाथ, वह किसी युवक के नहीं थे। वह रंगत सांवली थी और खुरदरी त्वचा पर वृद्धावस्था के प्रभाव स्पष्ट थे। मेरा माथा ठनका। मैंने साहस करके अपना घूंघट हटा दिया और सामने बैठे व्यक्ति को देखा। वहां कोई युवक राजकुमार नहीं, बल्कि एक बड़ी आयु का सांवले रंग का व्यक्ति बैठा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बुरी तरह डर गई और बिस्तर के कोने की तरफ सिमट गई। ओ, क्षमा करें अंकल, मुझे क्षमा कर दें। मैं समझी यहां विक्रम है। आप शायद भूल से इस कमरे में आ गए हैं, मैंने हकलाते हुए कहा। वह व्यक्ति थोड़ा व्यथित हुआ, फिर उसने एक लंबी सांस ली और बोला, राधिका, मैं ही विक्रम हूं। जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है, वह मैं ही हूं। यह सुनना था कि मेरे पैरों तले से भूमि खिसक गई। मेरे समस्त स्वप्न, वे उपन्यासों के नायक, वे सुंदर कल्पनाएं, सब एक पल में राख का ढेर बन गए। मैंने फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देखा। आप? मगर आप तो मेरी आयु से दुगुने लग रहे हैं। पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया था। मैंने सुहागरात के उस बिस्तर पर तड़प तड़प कर पिताजी को बद्दुआएं दी।
आप दुनिया के सामने पंडित बने फिरते हैं, मगर आपने अपनी पुत्री को धन के बदले एक वृद्ध के हाथ बेच दिया। विक्रम ने मुझे संभालने का प्रयास किया। वह मेरे लिए पानी लाया, दवा लाया, मगर मैंने उसे स्पर्श करना भी स्वीकार न किया। वह रात मेरे जीवन की सबसे लंबी और काली रात थी। सुबह होते ही विक्रम मेरे पास आया। उसके लहजे में एक अजीब सी नम्रता थी। राधिका, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे सपनों का पुरुष नहीं हूं। मैं कुरूप भी हूं और वृद्ध भी। मगर मैं तुमसे वचन देता हूं, मैं तुम्हें इस घर की महारानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारे कदमों में दुनिया की हर खुशी ला दूंगी। बस मुझे एक अवसर दो। किस्त 4। घृणा की दीवार और पड़ोस का आर्यन महीने बीतते गए। विक्रम ने अपना वचन निभाया। उसने मुझे संसार की हर विलासिता दी। नौकरों की फौज मेरे आगे पीछे रहती। मैं जो मांगती वह मेरे कदमों में होता। मगर मेरा हृदय तो अभी भी उस युवावस्था और सौंदर्य का प्यासा था जो मुझे नहीं मिला था। मैं विक्रम से घृणा करती थी। वह जब भी प्रेम से मुझसे बात करने की कोशिश करता, मैं उसे कड़वा उत्तर देकर चुप करा देती। तुम मेरी सूरत क्यों नहीं देखती राधिका? क्या मैं इतना बुरा हूं? वह अक्सर दुखी होकर पूछता। हाँ, तुम मुझे विष के समान लगते हो, मैंने एक दिन उसके मुंह पर कह दिया, मगर वह फिर भी चुप रहा। उसकी यही चुप्पी मुझे और अधिक चिढ़ाती थी। घर की एकाकीपन से ऊबकर मैंने बाहर निकलना शुरू किया। तभी मेरी भेंट अपनी पड़ोसन की बेटी अंजलि से हुई। वह एक हंसमुख लड़की थी। हम शीघ्र ही सहेलियां बन गए। एक दिन मैं अंजलि के घर बैठी थी कि बैठक में एक युवक आया। उसे देखते ही जैसे मेरी सांसें रुक गईं। वही नयन नक्श, वही गहरी आंखें, वही नायक वाला अंदाज। अंजलि, ये कौन है? मैंने व्याकुलता से पूछा। ये मेरा बड़ा भाई है, आर्यन। अंजलि ने परिचय कराया। आर्यन की एक झलक ने मेरे भीतर जैसे अग्नि लगा दी। मैं घर आई तो मुझे विक्रम की शक्ल से पहले से भी अधिक घृणा होने लगी। मेरा मूड इतना खराब था कि मैंने विक्रम पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी दौरान अचानक मुझे चक्कर आया और मैं रसोई में बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो मैं डॉक्टर के क्लिनिक में थी और विक्रम के चेहरे पर हर्ष के आंसू थे। बधाई हो राधिका, तुम मां बनने वाली हो, डॉक्टर ने बताया। मेरे लिए यह शुभ समाचार नहीं, बल्कि मृत्युदंड था। मैंने मन ही मन सोचा, नहीं, मैं इस काले कलूटे इंसान की निशानी को कभी दुनिया में नहीं आने दूंगी। यह बच्चा मेरे और आर्यन के बीच बाधा बन जाएगा। अगले ही दिन मैं अंजलि के घर भागती हुई गई और आर्यन के सम्मुख रो पड़ी। मैंने असत्य का सहारा लिया। आर्यन, मेरा पति बहुत क्रूर है। आज वह मुझे प्रतिदिन मारता है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। आर्यन ने सहानुभूति से मेरा हाथ थामा और अपना नंबर मेरे हाथ पर लिख दिया। राधिका, चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि उसने दोबारा हाथ उठाया तो मुझे बताना, मैं सब संभाल लूंगा। उस दिन के बाद से मेरे और आर्यन के बीच संपर्कों का वह क्रम आरंभ हुआ जिसने मुझे अंधा कर दिया। मैं घंटों उससे फोन पर बातें करती। हम होटलों में मिलने लगे। एक दिन आर्यन ने वो बात कही जिसका मैं प्रतीक्षा कर रही थी। राधिका, यदि तुम किसी तरह विक्रम से तलाक ले लो और उसकी संपत्ति हड़प लो, तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। हम कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। उसकी बातों ने मेरे भीतर के लोभ और वासना को जागृत कर दिया। मैंने आर्यन के प्रेम में अंधी होकर अपने ही गर्भ में पल रहे बच्चे को एक विपत्ति समझना शुरू कर दिया था। मैं नहीं जानती थी कि मैं जिस मार्ग पर चल रही हूं वह मुझे विनाश के सिवा कहीं नहीं ले जाएगा। आर्यन की बातों ने मेरे मस्तिष्क में एक ऐसा विष भर दिया था जिसने मेरी सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर दी थी। अब मुझे हर समय बस एक ही धुन सवार थी कि किस तरह विक्रम से पीछा छुड़ाया जाए और उसकी संपत्ति समेटी जाए। मैं जब भी दर्पण में स्वयं को देखती तो मुझे अपनी युवावस्था उस वृद्ध विक्रम के साथ व्यर्थ होती महसूस होती। दूसरी ओर आर्यन का वह जादुई चेहरा था जो मुझे स्वप्नों का स्वर्ग दिखा रहा था। राधिका, याद रखना, खाली हाथ तलाक लेने का कोई लाभ नहीं। आर्यन ने एक दिन कैफे में बैठे हुए मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बड़े कुटिल लहजे में कहा था, तुम्हारा पति बहुत धनी है। यदि तुम उसकी संपत्ति अपने नाम करवाने में सफल हो गई तो हमारा जीवन किसी राजा और रानी जैसा होगा।
फिर न तुम्हें उस काले बूढ़े की शक्ल देखनी पड़ेगी और न ही किसी के सामने हाथ फैलाने होंगे। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर आर्यन, यह बच्चा, ये मेरे पैरों की बेड़ी बनता जा रहा है। विक्रम इस बच्चे के लिए पागल हुआ जा रहा है। वह दिन रात इसकी बातें करता है। यदि यह बच्चा पैदा हो गया तो विक्रम मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। तो फिर इस बेड़ी को तोड़ना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। घर वापस आकर मैंने विक्रम के साथ अपने व्यवहार को अचानक बदल लिया। मैं जो कल तक उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, अब उसके सामने प्रेम का नाटक करने लगी। विक्रम बेचारा इतना सीधा था कि वह मेरे इस परिवर्तन को देखकर निहाल हो गया। वह समझा कि शायद मां बनने का अनुभव मुझे बदल रहा है। राधिका, तुम आज बहुत प्रसन्न लग रही हो। विक्रम ने शाम को ऑफिस से वापस आकर मेरे लिए लाए हुए ताजे फलों की टोकरी मेज पर रखते हुए कहा, तुम्हें पता है, और तो मैंने कल अपने होने वाले बेटे आर्यांश के लिए नया फर्नीचर ऑर्डर किया है। मैं चाहता हूं कि जब हमारा बेटा इस दुनिया में आए तो उसे किसी चीज की कमी न हो। मैंने एक कृत्रिम मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बड़े लाड से बोली, विक्रम, आप मुझसे और हमारे बच्चे से इतना प्रेम करते हैं, मगर मुझे कभी कभी डर लगता है। डर? कैसा डर राधिका? उसने आश्चर्य से पूछा। यही कि यदि कल को आपको कुछ हो गया तो मेरा और इस बच्चे का क्या होगा? आपने अपनी सारी संपत्ति तो अभी तक अपने पास रखी हुई है। यदि आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो प्रमाण के रूप में यह सब मेरे नाम क्यों नहीं कर देते, ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए। विक्रम पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, मगर मेरे झूठे प्रेम और आंसुओं के सामने वह हार गया। उसने कुछ ही दिनों में अपने वकील को बुलाया और अपनी जीवन भर की कमाई, अपनी संपत्ति और बैंक बैलेंस मेरे नाम हस्तांतरित करने के दस्तावेज तैयार करवा दिए। जिस दिन मैंने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। अब बस अंतिम बाधा वह बच्चा था जो मेरे गर्भ में पल रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मैंने एक अत्यंत भयानक योजना बनाई। एक दोपहर जब विक्रम घर पर नहीं था और नौकर अपने कार्यों में व्यस्त थे, मैं सीढ़ियों के सबसे ऊपरी भाग पर खड़ी हुई। मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, शरीर कांप रहा था, मगर आर्यन का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और जानबूझकर स्वयं को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। आह! एक जोरदार चीख मेरे कंठ से निकली और मैं लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। मेरा सिर फर्श से टकराया और तीव्र पीड़ा की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उसके बाद हर तरफ अंधकार छा गया। किस्त 6, मृत बच्चा और विक्रम का उन्माद। जब मुझे होश आया तो मैं दोबारा उसी अस्पताल के बिस्तर पर थी जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। शरीर चोटों से चूर था, मगर मस्तिष्क में एक ही प्रश्न था कि क्या मेरी योजना सफल रही। नर्स ने जब रोते हुए बताया कि बच्चा मर चुका है, तो ऊपर से तो मैंने दुख का ढोंग किया, मगर भीतर ही भीतर मैं एक शांति महसूस कर रही थी। मैं स्वतंत्र हो चुकी थी, मगर मेरी यह खुशी उस समय भय में बदल गई जब मैंने विक्रम को देखा। वह अस्पताल में मिठाई बांट रहा था और उसकी गोद में वह मृत बच्चा था। वह बार बार उसे चूमता और कहता, आर्यांश, देखो तुम्हारी माता जाग गई है। वह उसे घर ले आया। घर का वह दृश्य किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। विक्रम ने एक कमरा सजा रखा था जहां वह उस मृत शरीर को रखता था। वह कभी उसके लिए गर्म दूध का पात्र बनाकर लाता, तो कभी उसे लोरियां सुनाता। रात भर उस कमरे से विक्रम के बातें करने की आवाजें आती थीं। आर्यांश बेटा, आज तुमने बहुत देर तक नींद की है, उठो अब, पापा तुम्हारे लिए खिलौने लाए हैं। मुझे उसकी मानसिक स्थिति पर संदेह होने लगा। 7 दिन बीत गए, मगर आश्चर्य की बात यह थी कि उस लाश से कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी, न ही वह नीली पड़ रही थी। मुझे लगने लगा कि शायद मैं स्वयं पागल हो रही हूं। मैंने आर्यन को फोन किया। आर्यन, मैं और अधिक यहां नहीं रह सकती। विक्रम पागल हो चुका है, वह मृत बच्चे के साथ खेलता है। मैंने संपत्ति के कागज और आभूषण समेट लिए हैं, मुझे यहां से ले जाओ। आर्यन ने मुझे बस स्टैंड पर बुलाया। मैं अपनी जीवन की तमाम जमा पूंजी,
हीरे के सेट और संपत्ति के कागजात एक बैग में डालकर वहां पहुंची। आर्यन वहां उपस्थित था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। तुमने कागजात लाए हो ना? उसने सबसे पहले बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। हाँ आर्यन, सब कुछ इसी में है। अब चलो यहां से, मैंने व्याकुलता से कहा। तुम यहां बैठो, मैं बस की टिकट लेकर आता हूं। वह बैग लेकर काउंटर की तरफ गया और फिर वह कभी वापस नहीं आया। मैं घंटों वहां बैठी रही। शाम से रात हो गई। बसें आती रहीं और जाती रहीं, मगर आर्यन नहीं आया। जब मैंने उसे कॉल की तो नंबर बंद था। मैं भागी हुई उसके घर गई तो वहां ताला लगा था। मोहल्ले वालों ने बताया कि वह तो घर बेचकर जा चुका है। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैंने जिसके लिए अपना ईमान बेचा, अपनी ममता का गला घोंटा, उसी ने मुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज करके सड़क पर छोड़ दिया। मैं लूटी पिटी रोती हुई वापस विक्रम के घर पहुंची। कमरे में प्रवेश करते ही मैंने देखा विक्रम वहीं आर्यांश के पास बैठा था। विक्रम, बस करो ये नाटक। इस बच्चे को दफन कर दो, इसकी बेअदबी मत करो। मैं क्रोध और दुख के आलम में चिल्लाई। विक्रम धीरे से उठा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसने मेरा रक्त सुखा दिया। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। तुम कहती हो ना, यह मृत है? आओ मैं तुम्हें सत्य दिखाता हूं। उसने झटके से बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया। मेरी नजर पड़ते ही एक ऐसी चीख निकली जो शायद अस्पताल तक सुनाई दी हो। वहां कोई बच्चा नहीं था कि वहां एक रुई से भरा हुआ पुतला, डॉल था, जिसके चेहरे पर मेरे बच्चे का चित्र लगा हुआ था। समझी राधिका? विक्रम की आवाज अब किसी जज की तरह गूंज रही थी। मेरा बच्चा उसी दिन मर गया था, जब तुम सीढ़ियों से गिरी थीं। मैं मूर्ख नहीं था, मैं सब जानता था। तुम जब आर्यन से फोन पर बातें करती थी, मैं दूसरे फोन पर सब सुनता था। तुमने मेरे बच्चे का सौदा किया, तुमने संपत्ति मांगी, मैंने तुम्हें सब दिया, मगर वे कागजात नकली थे। वे हीरे के आभूषण जो तुम आर्यन को देकर आई हो, वे मात्र कांच के टुकड़े थे। मैं उसके चरणों में गिर गई। विक्रम, मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गई थी। विक्रम ने मेरा हाथ झटक दिया और ठंडे लहजे में बोला, क्षमा? तुमने एक जान ली है राधिका। तुमने प्रेम के नाम पर हवस का खेल खेला। आर्यन तो भाग गया, वह कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे मैंने ही तुम्हारे पीछे लगाया था ताकि तुम्हारी वास्तविकता जान सकूं। अब तुम इस घर में रहोगी या इसी पुतले के साथ? तुम रोज इसकी शक्ल देखोगी और याद करोगी कि तुमने क्या खोया है। यह तुम्हारी वह सजा है जो मृत्यु से भी अधिक भयानक है। विक्रम कमरे से निकल गया और द्वार बाहर से लॉक कर दिया। मैं उस अंधेरे कमरे में उस रुई के पुतले को सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरे पास न धन था, न आर्यन का झूठा प्रेम, और न ही वह निर्दोष बच्चा। अब सिर्फ पछतावा था, एक ऐसा पछतावा जो मेरी अंतिम सांस तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। विक्रम के कमरे से बाहर निकलते ही मैं वहीं फर्श पर ढेर हो गई। वह संपत्ति, वे आभूषण जिनके लिए मैंने अपना बच्चा और अपना चयन दांव पर लगा दिया था, वे सब मात्र कागज के टुकड़े और कांच के टुकड़े निकले। मेरी स्थिति उस कैदी जैसी थी जिसे स्वतंत्र तो कर दिया गया हो, मगर उसके पैरों में बेड़ियां अभी भी मौजूद हों। एक नई दस्तक। इंस्पेक्टर अभिमन्यु की एंट्री कुछ दिन यूं ही गुजरे। मैं उस खाली कमरे में आर्यांश की तस्वीर वाले पुतले को देखकर जीती और मरती रही। एक सुबह जब मैं रसोई में बेदिली से कार्य कर रही थी, घर की घंटी बजी। विक्रम घर पर नहीं था। मैंने द्वार खोला तो सामने एक प्रभावशाली व्यक्ति पुलिस की वर्दी में खड़ा था। जी? मैंने डरते हुए पूछा। मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु हूं, क्या विक्रम जी घर पर हैं? उसकी नजरें बहुत गहरी थीं, जैसे वो मेरी आंखों में छिपा कष्ट पड़ रहा हो। नहीं, वे ऑफिस गए हैं। उसने अपना कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और धीरे से बोला, राधिका जी, मैं आर्यन केस की जांच कर रहा हूं। वह शहर का एक प्रसिद्ध ठग है जो समृद्ध परिवारों की स्त्रियों को संपत्ति के नाम पर लूटता है। हमें सूचना मिली है कि वह आपसे भी मिला था। मेरी वाणी मौन हो गई। क्या मैं अब पुलिस को बताती कि मैंने अपने पति को धोखा दिया? अभिमन्यु ने मेरा कांपता हुआ हाथ देखकर कहा, घबराइए मत, मैं यहां आपको बंदी बनाने नहीं, चेतावनी देने आया हूं। आर्यन अकेला नहीं है, उसके पीछे एक पूरा गिरोह है। अभिमन्यु के जाने के बाद मैंने सोचा
कि क्यों ना अंजलि से मिलूं, शायद उसे झात हो कि आर्यन कहाँ है। मैं भागती हुई उनके घर गई, मगर वहां का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले से भूमि खिसक गई। वह घर जो बिक चुका था, वहां अब अंजलि किसी और ही रूप में बैठी थी। वह कीमती साड़ी पहने, हाथ में मदिरा का पात्र लिए किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, आर्यन। वो पंडित की बेटी तो बिल्कुल बुद्धू निकली। आभूषण नकली निकले तो क्या हुआ? अब विक्रम का वह गुप्त लॉकर तो हमने ढूंढ ही लिया है। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। अंजलि मेरी सहेली नहीं बल्कि उस गिरोह की महत्वपूर्ण सदस्य थी जिसने मुझे मोहरा बनाया था। आर्यन उसका भाई नहीं बल्कि उसका साथी था। उन दोनों ने मिलकर मुझे उकसाया था ताकि वे विक्रम की संपत्ति तक पहुंच सके। मैं वापस घर आई तो विक्रम लाउंज में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके साथ एक 6 वर्ष का बालक था जिसकी आंखें बिल्कुल आर्यांश जैसी थीं। ये कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह आकाश है, एक अनाथालय से लाया हूं इसे। तुमने मेरे बेटे को मारा था ना? अब तुम इस बच्चे की मां बनकर रहोगी। ये बच्चा बोल नहीं सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरे बच्चे की आवाज हमेशा के लिए शांत कर दी थी। विक्रम ने अब मुझे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाना शुरू कर दिया था। वह प्रतिदिन आकाश को मेरे सामने लाता और मुझे आदेश देता कि मैं उसे वही लौरियां सुनाऊं जो मैंने अपने होने वाले बच्चे के लिए सोची थी। एक रात जब विक्रम सो रहा था, आर्यन दीवार फांद कर मेरे कमरे में आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी और चेहरे पर दरिंदगी। राधिका, वे वास्तविक कागजात कहाँ हैं? मुझे झात है विक्रम ने वे कहीं छिपाए हैं। मुझे वे दे दो, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मैंने आर्यन के इस भयानक चेहरे को देखा। क्या मैंने इस व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था? तभी कमरे का प्रकाश जला और विक्रम हाथ में शिकारी राइफल लिए खड़ा था। आओ आर्यन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विक्रम की आवाज में वह गर्जना थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वहां एक खूनी युद्ध छिड़ गया। आर्यन और विक्रम गुत्थम गुत्था हो गए। मैं सदमे से एक कोने में दुबक गई। अचानक एक गोली चली और कमरे में सन्नाटा छा गया। रक्त फर्श पर फैल रहा था। गोली आर्यन को लगी थी, मगर वह भागने में सफल रहा। लेकिन जाते जाते उसने विक्रम के कंधे पर गहरा घाव लगा दिया। पुलिस आई। अभिमन्यु ने सब कुछ संभाला। आर्यन और अंजलि सीमा पार करते हुए पकड़े गए। विक्रम अस्पताल में था और मैं उसके सिरहाने बैठी थी। विक्रम ने आंखें खोलीं और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम चाहती तो आर्यन के साथ जा सकती थी या उसे कागजात दे सकती थी। तुमने शोर क्यों मचाया? मैंने रोते हुए कहा, क्योंकि मेरा प्रायश्चित अब भी शेष है। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी सूरत देखना मेरी उम्र कैद है। कि मैंने इस सजा को स्वीकार कर लिया है। मैं इस पाप का बोझ उठाकर कहीं नहीं जा सकती। अब जीवन एक नई डगर पर था। विक्रम अब भी मुझसे प्रेम नहीं करता था। शायद वह मुझे कभी क्षमा भी न करे। लेकिन हम दोनों उस शांत घर में आकाश के साथ एक ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे थे जहां शब्द नहीं, सिर्फ पछतावे बोलते थे। मैंने अपनी इच्छा का जीवन चाहा था, मगर नियति ने मुझे वह जीवन दिया जिसकी मैं पात्र थी। कई माह गुजरे। विक्रम का व्यवहार अब और अधिक रहस्यमयी हो गया था। वह अक्सर रातों को घर से गायब रहता या फिर घर के पिछले हिस्से में बने एक पुराने तहखाने में घंटों बिताता, जिसका ताला हमेशा बंद रहता था। एक रात जब विक्रम गहरी नींद में था, मैंने उसकी जेब से चाबी निकाली और कांपते हाथों से उस तहखाने का द्वार खोला। अंदर का दृश्य देखकर मेरे कंठ से चीख निकलते निकलते रह गई। वहां दीवारों पर मेरी और आर्यन की तस्वीरें लगी थीं, जिन पर लाल रंग से क्रॉस के निशान लगे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज एक कोने में रखी माया की तस्वीर थी। वह स्त्री जो विक्रम की प्रथम पत्नी थी और जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह मर चुकी है। तस्वीर के नीचे लिखा था, तुमने भी विश्वासघात किया था, राधिका भी वही कर रही है। मुझे अनुभव हुआ कि विक्रम सिर्फ मुझसे प्रतिशोध नहीं ले रहा, बल्कि वह एक मनोवैज्ञानिक रोगी बन चुका है जो अपनी पहली पत्नी की बेवफाई का बदला मुझसे ले रहा है। अगले दिन इंस्पेक्टर अभिमन्यु दोबारा मेरे पास आया, मगर इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक वृद्ध स्त्री थी जिसकी आंखों में दहशत थी।
राधिका जी, ये माया की माता हैं, अभिमन्यु ने धीरे से कहा। वह वृद्धा मेरे चरणों में गिर गई। बेटी, मेरी बच्ची माया मरी नहीं थी, उसे विक्रम ने लुप्त कर दिया था। मुझे भय है कि वह तुम्हारे साथ भी वही करेगा। अभिमन्यु ने मुझे बताया कि विक्रम एक ऐसा शिकारी है जो पहले प्रेम के जाल में फंसाता है, फिर संपत्ति के नाम पर आजमाता है, और यदि कोई स्त्री उसे धोखा दे तो वह उसे समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे जीवित गाड़ देता है। आर्यन का भागना भी शायद विक्रम की ही किसी बड़ी चाल का हिस्सा था। एक शाम जब मैं उद्यान में अकेली बैठी थी, झाड़ियों के पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। वह आर्यन था। वह दयनीय स्थिति में था। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और वह लंगड़ाकर चल रहा था। राधिका, मेरी बात सुनो। मुझे विक्रम के व्यक्तियों ने मार मार कर अधमरा कर दिया था। वह संपत्ति के कागजात और आभूषण जो मैं लेकर भागा था, वे विक्रम ने स्वयं मेरे बैग में रखवाए थे, ताकि वह मुझे पुलिस से पकड़वा सके और तुम्हारी नजरों में मुझे हमेशा के लिए गिरा सके। आर्यन ने रहस्योद्घाटन किया कि विक्रम ने उसे अपहरण करके एक गोदाम में रखा था और उससे जबरदस्ती वह सब कहलाया जो उसने फोन पर कहा था। राधिका, वह हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। उसने तुम्हारे बच्चे को भी नहीं मारा था। वह बच्चा मृत पैदा ही नहीं हुआ था। सबसे बड़ा खुलासा, आर्यांश जीवित है। ये सुनते ही मेरे मस्तिष्क में विस्फोट हुआ। क्या मेरा बच्चा जीवित है? आर्यन ने सिर हिलाया। उसने नर्स को रिश्वत देकर बच्चे को कहीं और स्थानांतरित करवा दिया था, ताकि तुम्हें मानसिक रोगी बना सके। वह बच्चा जिसे वह पुतला कहता है, वह सिर्फ तुम्हारे जमीर को मारने के लिए एक नाटक था। तुम्हारा वास्तविक पुत्र इस शहर के दूरदराज क्षेत्र में एक दाई के पास पल रहा है। मेरी ममता एकदम जागृत हो गई। अब मेरे भीतर की भयभीत राधिका मर चुकी थी और एक मां तड़प उठी थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं विक्रम के इस नरक से भागूंगी, मगर रिक्त हाथ नहीं, अपने पुत्र के साथ। उसी रात मैंने और आर्यन ने मिलकर वहां से निकलने की योजना बनाई। मैंने विक्रम के भोजन में बेहोशी की औषधि मिला दी, मगर वह मुझसे अधिक चतुर निकला। जब हम द्वार तक पहुंचे तो सामने विक्रम हाथ में मशाल लिए खड़ा था। उसके पीछे उसके खूंखार कुत्ते गुर्रा रहे थे। राधिका, तुमने फिर से विश्वासघात किया। मैंने तुम्हें उम्र कैद दी थी, मगर तुमने मृत्युदंड चुना है। उसने मशाल घर के पर्दों की तरफ फेंक दी। देखते ही देखते पूरा आलीशान बंगला अग्नि की लपटों में घिर गया। धुएं और अग्नि के बीच विक्रम अट्टहास कर रहा था। आर्यन ने विक्रम पर आक्रमण कर दिया। दोनों अग्नि की लपटों में गुत्थम गुत्था हो गए। मैं धुएं में मार्ग बनाती हुई उसी तहखाने की तरफ भागी जहां विक्रम ने एक कमरे को ताला लगाया हुआ था। मैंने पत्थर मारकर ताला तोड़ा तो अंदर एक छोटी सी पालकी में एक निर्दोष बच्चा रो रहा था। वही गौर वर्ण, वही मेरी जैसी नाक। वह मेरा आर्यांश था। मैं बच्चे को सीने से लगाकर पिछले द्वार से बाहर निकल आई। पीछे मेरा अतीत, विक्रम का अहंकार और आर्यन का लोभ सब कुछ अग्नि की भेंट चढ़ रहा था। अभिमन्यु की पुलिस गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंच रही थीं। सुबह का सूर्य उदय हो रहा था जब मैंने शहर की सीमा पार की। मेरे पास न संपत्ति थी, न हीरे के आभूषण, मगर मेरी गोद में मेरा जीवित पुत्र था। विक्रम ने मुझे उम्रकैद दी थी, मगर नियति ने मुझे एक नया जीवन दे दिया। मैं अब पंडित की वह आधुनिक विचारधारा वाली बेटी नहीं थी जो उपन्यासों के नायक ढूंढती थी। मैं एक ऐसी मां थी जिसने अपनी भूल का बहुत भारी मूल्य चुकाया था, मगर अब वह अपने पुत्र के लिए एक नया संसार बसाने जा रही थी। मैं आर्यांश को लेकर एक दूसरे शहर के छोटे से मकान में शरणार्थी थी। मैं उसे अपना दूध पिलाती, उसे सीने से लगाती, मगर जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, मेरी नींदें उड़ती जा रही थीं। आर्यांश का स्वरूप न तो मुझसे मिलता था और न ही विक्रम से। उसकी आंखें भूरी थीं और उसके माथे पर एक विशिष्ट चिन्ह था जो बिल्कुल आर्यन जैसा था। मेरे पैरों तले से भूमि खिसक गई। क्या आर्यन ने मेरे साथ उस समय विश्वासघात किया था जब मैं अचेत थी, या क्या विक्रम ने अस्पताल में बच्चा ही बदल दिया था? एक दिन बाजार में मुझे वही नर्स मिली जिसने अस्पताल में मुझे बच्चे की मृत्यु की सूचना दी थी। वह मुझे देखकर भागने लगी, मगर मैंने उसे पकड़ लिया। सत्य बताओ शीला, उस रात क्या हुआ था?
मैंने उसका गला दबाकर पूछा। वह रोते हुए बोली, राधिका जी, विक्रम साहब ने हमें बहुत धन दिया था। आपका बच्चा मरा नहीं था, वह तो स्वस्थ था। लेकिन विक्रम साहब ने उसे एक बंजारा बस्ती में छिपा दिया था। और यह बच्चा जो आपके पास है, यह आर्यन और अंजलि का अपना बच्चा है। उन्होंने विक्रम के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी ताकि आप इस बच्चे की ममता में फंसकर कभी विक्रम का घर न छोड़ सके। मैं सदमे से पागल हो रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर एक अज्ञात वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर विक्रम का चेहरा था। आधा चेहरा अग्नि से झुलस चुका था और वह किसी अस्पताल के बिस्तर पर था। राधिका, तुमने सोचा था कि मैं अग्नि में जल गया? वह भयानक तरीके से हंसा। वह बच्चा जो तुम्हारी गोद में है, ये वह एक टाइम बम है। अंजलि और आर्यन उसे ढूंढते हुए तुम्हारे पास पहुंच रहे होंगे। वे तुमसे अपना बच्चा भी छीन लेंगे और तुम्हारे पास मौजूद वह गुप्त कोड भी, जो मैंने तुम्हारी पीठ पर टैटू की आकृति में उस समय बनवाया था जब तुम प्रसव के बाद अचेत थी। मैंने दर्पण में अपनी पीठ देखी। वहां वास्तव में एक विचित्र अंकों का निशान था जिसे मैं अब तक सिर्फ एक घाव समझ रही थी। वो विक्रम के स्विस बैंक खाते का पासवर्ड था जिसमें करोड़ों रुपये थे। मैं भय के आलम में उस बच्चे को लेकर जंगल की तरफ भागी। पीछे से आर्यन की गाड़ी की आवाजें आ रही थीं। वह अब मेरा प्रेमी नहीं, मेरा शिकारी था। अचानक सामने से इंस्पेक्टर अभिमन्यु प्रकट हुआ। राधिका, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं उसकी तरफ बढ़ी, मगर तभी मुझे स्मरण आया कि अभिमन्यु के हाथ पर भी वही चिन्ह था जो आर्यन और अंजलि के गिरोह का था। वे सब मिले हुए थे। वे सब उस कोड के पीछे थे जो मेरी पीठ पर खुदा हुआ था। अंतिम ज्वार भाटा मैंने साहस संचित किया और उस बच्चे को एक झाड़ी में छिपा दिया। यद्यपि वो मेरा नहीं था, मगर वह निर्दोष था। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू कसा और सामने खड़े तीनों शिकारियों, आर्यन, अंजलि और अभिमन्यु का सामना किया। तुम्हें यह कोड चाहिए ना? मैंने एक जलती हुई लकड़ी उठाई। विक्रम ने मुझे जीवित रहते नरक दिखाया। तुम लोगों ने मेरी ममता का सौदा किया। अब देखो, पंडित की पुत्री अपना अंतिम संस्कार कैसे स्वयं करती है। मैंने वह जलती लकड़ी अपनी पीठ पर उस स्थान पर लगा दी जहां वह कोड था। पीड़ा की एक ऐसी लहर उठी कि मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया, मगर मैंने वह सारा रिकॉर्ड जलाकर राख कर दिया। वे सब चिल्लाते रह गए क्योंकि उनके धन का एकमात्र मार्ग मिट चुका था। कई वर्ष पश्चात एक आश्रम में एक स्त्री रहती है जिसकी पीठ पर जलने का गहरा निशान है। वह मौन है, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। उसके पास एक नवयुवक आता है जो उसे मां कहता है। ये वह बच्चा है जिसे उसने झाड़ियों में छिपाया था। राधिका को अभी तक अपना वास्तविक पुत्र नहीं मिला, मगर उसे समाचार मिला है कि शहर के एक मंदिर में एक युवा पुजारी है जिसकी आकृति हूबहू विक्रम जैसी है, मगर हृदय पंडित जी जैसा कोमल। राधिका अब उस मंदिर की ओर प्रस्थान कर रही है, इस आशा में कि शायद वहां उसे अपने जीवन का अंतिम मोड़ मिल जाए, जहां पछतावा समाप्त होता है और क्षमा आरंभ होती है। राधिका जैसे ही मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुई, घंटियों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। सामने श्वेत वस्त्रों में एक नवयुवक पूजा कर रहा था। उसकी पीठ राधिका की तरफ थी, लेकिन उसके हाथ में वही चांदी का कड़ा था जो विक्रम ने अपने होने वाले बच्चे के लिए बनवाया था। पुत्र। राधिका के मुख से एक दबी हुई आवाज निकली। नवयुवक मुड़ा। राधिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह नवयुवक हूबहू विक्रम जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आइए राधिका जी, मैं जानता था आप अपने पापों का प्रायश्चित करने यहां अवश्य आएंगी। इससे पहले कि राधिका कुछ समझ पाती, मंदिर के स्तंभ के पीछे से एक व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह विक्रम था। उसका पूरा शरीर जल चुका था, सिर्फ आंखें जीवित थीं। हैरान मत हो राधिका, विक्रम की आवाज किसी घायल दरिंदे जैसी थी। ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम्हारा वास्तविक पुत्र उसी दिन मर गया था जब तुम सीढ़ियों से गिरी थी। ये लड़का तो मेरा वह मोहरा है जिसे मैंने अनाथालय से लाकर पुजारी के रूप में ढाला ताकि तुम्हें यहां तक खींच लाऊं। राधिका का हृदय जैसे धड़कना भूल गया। तुमने मुझसे इतना बड़ा असत्य क्यों बोला? विक्रम हंसा।
ताकि मैं तुम्हें वह पीड़ा दे सकूं जो मृत्यु से बदतर हो। तुमने सोचा तुमने कोड जलाकर मुझे हरा दिया? नहीं, वह कोड तो तुम्हारे मस्तिष्क में अंकित है। मैंने तुम्हें वर्षों तक जो औषधियां दी, वे तुम्हारी स्मृति के एक भाग को जमा चुकी थीं। अब वह कोट यहां निकलेगा। अचानक मंदिर के चारों तरफ से वही लोग प्रकट हुए जिन्हें राधिका मृत या बंदी समझती थी। आर्यन, अंजलि और अभिमन्यु। वे सब अब एक दूसरे के शत्रु नहीं थे, बल्कि विक्रम के दास बन चुके थे। विक्रम ने संकेत किया, दो इसे इस अग्नि के निकट ले जाओ। जब इसे मृत्यु सामने दिखेगी तो इसका अवचेतन व कोट स्वयं बोल देगा। राधिका को जबरदस्ती अग्नि कुंड के निकट ले जाया गया। अग्नि की लपटें ऊंची हो रही थीं। राधिका ने आकाश की ओर देखा और अपने पिताजी पंडित जी को स्मरण किया। उसे याद आया कि उसके पिता ने कहा था, बेटी, कर्मों का हिसाब इसी धरती पर होता है। अचानक राधिका के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उसने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा, विक्रम, तुम जीत कर भी हार गए। तुम्हें संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, वह अब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह कोड सिर्फ एक संख्या नहीं था, वह मेरे पिताजी का अंतिम मंत्र था, जो उन्होंने मेरी शादी पर मेरे कान में फूंका था। क्षमा और तप का मंत्र। राधिका ने एकदम से मंदिर के भारी पीतल के दीपक को ठोकर मारी। तेल फर्श पर फैल गया और अग्नि ने पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। आज इस मंदिर में न कोई पंडित की बेटी बचेगी, न कोई पापी पति और न ही कोई लोभी शिकारी। राधिका की आवाज मंदिर में गूंज रही थी। आर्यन और अंजलि प्राण बचाकर भागने लगे, लेकिन मंदिर का भारी द्वार स्वतः बंद हो गया। शायद यह राधिका के पिता की आत्मा थी या नियति का न्याय। विक्रम अपनी व्हील चेयर से गिर गया और चिल्लाने लगा। राधिका अग्नि की लपटों के बीच बैठ गई और वही गीत गुनगुनाने लगी जो वह बचपन में दर्पण के सामने नाचते हुए गाती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह स्वतंत्र थी। उसने अपनी ममता, अपनी युवावस्था और अपने पापों का मूल्य इसी अग्नि में जलकर चुका दिया। शहर वालों ने देखा कि मंदिर राख का ढेर बन चुका था। वहां से कई जली हुई लाशें मिली, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राधिका की लाश कहीं नहीं मिली। लोग कहते हैं कि आज भी उस मंदिर की राख से एक लोरी सुनाई देती है और कभी-कभी एक स्त्री का अक्स दिखाई देता है जो अपने हाथ में एक पुतला थामे आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा रही होती है।